हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का टाइम टेबल रिलीज हो चुका है और पता है शुरुआत जो होने वाली है वो होने वाली है मैथमेटिक्स 2 के साथ। यानी कि 15 मार्च को आपका पेपर है, वो भी बैकलॉग का पेपर, जहाँ पे आपको 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब आई नो आपने इसके पहले भी पेपर दिया होगा, तभी जाके बैक लगाया और उसके बाद आप वापस प्रिपरेशन कर रहे हो। समय बहुत कम बचा है, इतने कम समय में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए ना यार। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपको अच्छा लगे, सही लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं अब स्ट्रैटेजी के साथ भाई शुरुआत ज़रूर कर रहा हूँ। क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, टीचर, सब्जेक्ट से परेशान हो यार, अभी भी बैकलॉग के डर में जी रहे हो, तो मैं हूं ना। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज कस्टमाइज कोर्सेज, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग, लाइव सेशंस और उसके साथ साथ 1-to-1 टीचर इंटरेक्शन। तो अब देर किस बात, ज्वाइन आवर कम्युनिटी ट्रस्टेड बाय 1,50,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड डाउनलोड आवर ऐप नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस वाइज आपको पता है यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 हम लोगों को सिर्फ 4 यूनिट करने। अब सीक्वेंस में आपको एंड में बताऊंगा कि यार पहले कौन सा यूनिट करे, सर प्रिपरेशन किस तरीके से होनी चाहिए। हम लोग पहले तो जैसे सीक्वेंस आ रही है 3, 4, 5, 6 सारी चीजें देख लेते हैं, राइट। यूनिट 3 का टाइटल देख लो यार, नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। आपको सच्ची में बताओ, ये जो नाम है इसमें से जो इंटीग्रेशन वाली चीज है ना, वो आपको बस 2 जगह पे लग रही है, DUIS और उसके बाद रिडक्शन फॉर्मूला में। अदरवाइज इंटीग्रेशन आपको इतना ज्यादा कहीं पे नहीं लग रहा है। तो ये ना एक्चुअल में डिफिकल्ट वाले इंटीग्रेशन इजी वे से कैसे कैसे फंक्शंस यूज करके किए जाते हैं इस पूरे यूनिट में बताया गया, राइट। अब आप अगर आलसी इंजीनियर के ऐप पे इस कोर्स को देखो तो ये कोर्स आइडियली इसके जो वीडियो की लेंथ है टोटल वो है 5.5 घंटे की। इसका मतलब है आपने कोई चीज ऑप्शन में ना डालते हुए अगर ये यूनिट ऐप से किया तो 5.5 घंटे में खत्म हो सकता है। अब जिन लोगों ने ऐप लिया नहीं है, कोर्स लिया नहीं, उनके लिए बता दूं, आपका जो पेपर हुआ था जिसमें आपका बैकलॉग लगा है, उसमें देखो पैटर्न किस तरीके से था। रिडक्शन को ओरिंग में रिडक्शन पे सवाल पूछा था, बीटा को गैमा के साथ और DUIS को लगाया था एरर फंक्शन के साथ। मतलब क्लियर तो सारी चीजें करी। इसके साथ साथ आप देख सकते हो जो MCQ आया था वो 2 मार्क के लिए आपको पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन के ऊपर। अब सर हम लोगों की टेक्निक किस तरीके से होनी चाहिए, मैं आपको सच्ची में बताता हूँ। ये जो गामा फंक्शन और ये जो बीटा फंक्शन है ना, ये 2 आपको यहां से मतलब सीक्वेंस इस तरीके से लगाइए। सबसे पहले आप गामा फंक्शन करोगे, उसके बाद आप करोगे बीटा फंक्शन, उसके बाद देखो आपको ये दोनों एक साथ करने। इसका मतलब है कोई एक दिन ढंग से निकाल लो, आपको 2-2.5 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, जहां पे आप DUIS और एरर फंक्शन निकालोगे। यहां पे आपको एक और कॉन्सेप्ट लगेगी जिसका नाम है लेबनिट्ज़ रूल। तो हो सकता है कि आपको ये 2 कवर करने के लिए लेबनिट्ज़ रूल को भी सीखना पड़ सकता है। अब आप पूछोगे सर ये 2 चीज़ें, उसके बाद ये 2 चीज़ें में मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। अब रिडक्शन फॉर्मूला में क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। अभी का जो पैटर्न है वहाँ पे रिडक्शन को ओरिंग रिडक्शन आया, आपके पेपर के टाइम पे शायद ऐसा ना हो, बट फिर भी सेफर साइड में आपको बताता हूँ। रिडक्शन फॉर्मूला में 2 टाइप है, एक इसमें सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है जो कि ईजी है, और दूसरा डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स है जो कि सच में डिफिकल्ट है। अगर आपको फिलहाल M2 में बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, डर लग रहा है ना, तो आप क्या करो, रिडक्शन फॉर्मूला का डिफिकल्ट वाला पार्ट छोड़ दो। अब बोलोगे सर इजी और डिफिकल्ट है क्या एक्चुअल में, मैं बताता हूँ। इजी का मतलब है आपको डायरेक्टली मतलब 0 से लेके π/2 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज दिए दोस्त, 0 से लेके पाई, इनकी सारी ट्रिक्स सिखाई हुई है या फिर इनकी ट्रिक्स होती है, बस इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद रखने हैं, जिसका डायरेक्ट फायदा आपको कहाँ पे हो सकता है भाई, MCQ में। मुझे पर्सनली ऐसे भी लगता है कि MCQs रिडक्शन के ऊपर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज वो MCQ के लायक ही है भाई। अब देख लो, अगर आपने इस डिफिकल्ट वाले पार्ट को फॉर द टाइम बीइंग बाजू में रखा तो आपके पास कितना डेटा रेडी हुआ। ओवरऑल आपने जितनी पढ़ाई करी है उस पढ़ाई के हिसाब से आई कैन सिंपली से दैट आपको ओवरऑल इस पैटर्न के हिसाब से अगर जाओगे तो आपके कवर हो रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 मार्क्स। देखो मैंने क्या किया, बीटा DUIS या फिर गैमा एरर फंक्शन के मार्क्स आपके कंसिडर किए। फिलहाल मैंने रिडक्शन को फिलहाल बाजू में रखा है, वो आप एकदम एंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने के बाद रिडक्शन के जो न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, बड़े 5-5 मार्क के सम्स, वो आप अटैक कर सकते हो, जिसको मैंने डिफिकल्ट वाले कैटेगरी में डाल के रखा हुआ है, राइट। तो ये था भाई यूनिट नंबर 3 सीक्वेंस, आपको पता चलिए। लेट्स मूव ऑन फॉर यूनिट नंबर 4। इस यूनिट के बारे में क्या कहना है भाई, कर्व ट्रेसिंग आप सबने पढ़ा होगा जब आपका पेपर हुआ था M2 का। इसमें ना दिक्कत क्या है पता है,
आदमी आता है और इमीडिएटली शुरू करता है यार कार्टेशियन वाली कर्व ट्रेस करनी। मत कर यार, आपको पहले प्री रिक्विजिट्स पता होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या है भाई, लाइन कैसे होती है, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, फिर आपका पैराबोला कैसे दिखता है, सर्कल ऐसे ही क्यों होता है, इक्वेशंस का और जो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर आता है उसका क्या रिलेशनशिप है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। फिलहाल मैं बता दूं, अगर आप ऐप डाउनलोड करो और कोर्स ना भी खरीदो तो भी यू विल अंडरस्टैंड कि आपको गामा फंक्शन और शायद बीटा फंक्शन ये दोनों वीडियोस फ्री में दिखाई देंगे। अब इनके साथ साथ इफ़ यू मूव ऑन यूनिट नंबर 4 के लिए मैंने एक वीडियो फ्री रखा है जो कि किसका है पता है आपको। देखो, ये सब करने से पहले जो आपको शुरुआत करनी है वो करनी है बेसिक्स के साथ। ऐसा बेसिक जो कि आपको यहाँ पे कार्टेशियन, पैरामीट्रिक और पोलर को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। आप ही का पेपर देख लो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कौन है भाई, कार्टेशियन है, पोलर कोऑर्डिनेट में कौन है, पोलर है। लेकिन यहाँ पे पैरामीट्रिक और रेक्टिफिकेशन में थोड़ा सा यार उल्टा पुल्टा हो चुका है। इसका मतलब है एक जगह पे रेक्टिफिकेशन और एक जगह पे क्या है, पैरामीट्रिक पे समाया। अब उल्टा भी हो सकता है, कहीं से पोलर हटेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन, ऊपर भी कार्टेशियन रहेगा, नीचे भी कार्टेशियन रहेगा, और तो और यहाँ पे एमसीक्यू में भी कहीं ना कहीं आपका कार्टेशियन जरूर रहेगा। इसका मतलब है सबसे बड़ा प्लेयर अगर आप मुझे पूछो इस यूनिट का, वो है कार्टेशियन वाला कर्व ट्रेसिंग। कार्टेशियन वाला कर्व ट्रेसिंग मतलब बहुत सिंपल एनालॉजी, बहुत ही ज्यादा सिंपल एनालॉजी है। आपको डील करना है किसके और किसके साथ, एक्स और वाई के साथ। पैरामीट्रिक का मतलब क्या है, बहुत सही है, एक्स और वाई को बेसिकली किसी तीसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, तीसरे पैरामीटर के टर्म्स में। अब इसमें है कौन, टोटल इसमें आपको करने हैं भाई 6 सम्स। अब ये जो 6 सम्स है इसके लिए बस आपको 2 सम्स आना जरूरी है। एक सम जो है वो है एस्ट्रॉइड का और दूसरा जो सम है वो है साइक्लॉइड का। मतलब अगर मैं सही भाषा में आपको बोलूं तो कटोरी वाला एक ग्राफ रहता है, एंड सेकंड चीज जो होती है वो होता है स्टार शेप्ड कर्व। ये दो चीजों के ऊपर, मतलब एस्ट्रॉइड और साइक्लॉइड को अगर आप ढंग से देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये स्टार शेप्ड कर्व है, इसके 2 सम्स आते हैं, और साइक्लॉइड के जो है वो आपको कितने सम्स रहेंगे, 4, मतलब टोटल 6 सम्स आपके कवर हो रहे हैं। यार दोनों को एक एक कर लो, बचे हुए आपको ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। थीम बहुत जरूरी है समझ में आना पैरामीट्रिक के लिए। और तीसरी चीज है पोलर। पोलर में भाई आपका आर और थीटा यूज किया जाता है। पोलर में आपको 3 लोग दिखाई देंगे, एक तो हार्ट शेप यानी कि कार्डियोइड दिखाई देगा, है ना, उसके बाद होंगे आपके रोज कर्व्स, एंड उसके बाद होते बर्नौलीज का लेमनिस्केट, राइट। तो आप मुझे अगर पूछो पर्सनली स्पीकिंग, मुझे लगता है आपने इसी सीक्वेंस के साथ जाना चाहिए, यानी कि ये पहले, उसके बाद ये 2, ये 3 और ये आपका हो जाएगा नंबर 4। आप रेक्टिफिकेशन वाला जो वीडियो है या फिर रेक्टिफिकेशन वाला जो टॉपिक है उसके लिए आपको ये 3 टॉपिक आना सुपर नेसेसरी है। अब रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, आपकी जो कर्व रहती है ना उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी होती है, और इसके ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मतलब पोलर के लिए क्या होता है, पैरामीट्रिक के लिए क्या होता है, और यहाँ पे आपको तरीके से डेरिवेटिव यूज करना है। तो आपको डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, इन सबको यूज करके यहाँ पे आंसर्स लेके आने के। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज पर माई नॉलेज, डिफिकल्ट है। तो आप फिलहाल अगर इसको स्किप भी करो तो भी चलेगा। यानी कि देखो यूनिट 3 से मैंने बोला आप क्या करो, आपका रिडक्शन का जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बोला, रेक्टिफिकेशन का पार्ट फिलहाल आप बाजू में रखो। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। देखो 5, 10, 15 तीनों हो गए यहाँ पे। ये 15 के साथ यहाँ पे देख सकते हो कार्टेशियन और पोलर, यानी कि 18 मार्क्स है भाई। 18 में से मैं इतना तो कंसिडर कर सकता हूँ कि भाई मेरे बच्चों को यहाँ पे कितने मार्क्स मिलने दो, 15 मार्क्स। सिंपल चीज है, आपने रेक्टिफिकेशन को अनफॉर्चुनेटली स्किप भी किया ना तो भी आपका पेपर सेट हो रहा है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको इस यूनिट के जरूर मिल रहे हैं। तो देख भाई, पहले वाले से अपन को 12 मिल चुके हैं, दूसरे वाले से अपने को 15 मिल चुके हैं, तो 27 तो अपने यहाँ पे कवर हो गए। अब आता है उसके बाद वाला यूनिट, बहुत ही प्यारा यूनिट है भाई, यूनिट नंबर 5। डेटा ही कितना कम है, देखो कौन है सिलेंडर और कौन है भाई स्फीयर। करना क्या है इस यूनिट में, यूनिट का नाम देखो सॉलिड ज्योमेट्री, एक नंबर इजी वाला यूनिट है। इसके लिए आपको लगते हैं प्री रिक्विजिट, मतलब डायरेक्टली सम को शुरू मत करो, यानी कि कॉन्सेप्ट को शुरू मत करो। आपको सबसे पहले जो सीखना है वो सीखना है कि भाई बेसिक्स क्या होते हैं आपके सॉलिड ज्योमेट्री के। तो इसका एक छोटू सा वीडियो जो है वो ऑलरेडी शायद मैंने ये वाला वीडियो यूट्यूब पे भी डाला, मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन में अगर होगा तो मैं लिंक भेज देता हूँ, नहीं भी डाला हो तो भाई ये आप लोगों को प्री रिक्विजिट आना बहुत जरूरी है सॉलिड ज्योमेट्री की। तो प्री रिक्विजिट के बाद आप क्या करोगे पता है, सीक्वेंस बहुत सही है, ये आपने पहले करना है। सेकेंड में आपको इमीडिएट कौन करना है, देखो
मेरा भी कोर्स स्फीयर से शुरू होता है, आपका सिलेबस भी स्फीयर से शुरू होता है, बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई कनेक्शन नहीं है। आप डायरेक्टली 1 के बाद डायरेक्टली जाओ, कोन वाला पार्ट खत्म करो और सिलेंडर वाला पार्ट खत्म करो। आपको पता है ये दोनों चीजें सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे में हो सकती है? 2 घंटे में हो सकती है। भाई ओवरऑल यूनिटी कितने घंटे का है? 5 घंटे का है। तो ये अगर 2 घंटे ले रहे हैं तो आपको बचता है स्फीयर। स्फीयर में बहुत सारे टाइप्स आने की वजह से ये थोड़ा सा हमें बड़ा दिखता है और यहाँ पे दिक्कत आने के चांसेस है, तो आपको यहाँ पे 3+ आवर्स लग सकते हैं। तो टोटल 5 घंटे में खत्म। अगर वीडियोस देखो तो 5 घंटे में, नहीं देखो, अगर आपको खुद से पढ़ाई करनी है तो पहले कौन लेना है, सिलेंडर लेना है, उसके पहले आपको प्री रिक्विजिट्स करनी है। पेपर पैटर्न देख सकते हो, स्फीयर कौन सिलेंडर, स्फीयर कौन सिलेंडर। तो एट एनी कॉस्ट दोनों में से किसी एक का स्फीयर का सम तो आपको कंपलसरी करना है सीक्वेंस में। इसमें से बहुत डिफिकल्ट अगर कोई समझ आ रहे होंगे तो फिलहाल उसको साइड में रखो। देखो हर एक यूनिट की कुछ ना कुछ चीजें मैंने साइड में रखने के लिए बोली है, वो स्किप करने नहीं बोली है, साइड में रखो। इसका मतलब है उसको एंड में जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है आपको जब समय मिलेगा तब आप उसको कर लेना। एमसीक्यू आए हुए भाई 2 मार्क के लिए, इसका मतलब है टोटल 17 मार्क्स में से मैं तो भाई यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको थोड़ा सा कम ज्यादा करके बता दूं कि भाई आप 13 मार्क्स यहाँ पे ले सकते हो। देखो कितना हो गया आपका, 13 थे, यहाँ पे 13 है, उसके बाद 15 है और यहाँ पे कितना है 12 है। इसका मतलब है आपके मैंने कितने मार्क्स करके दिए, 40 मार्क्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन सेमेस्टर में बहुत कम आए। भाई देख लो एंड सेम में ही मैंने बस 3 यूनिट में आपको कितने मार्क्स निकाल के दिए, पूरे के पूरे 3 यूनिट में आपके कवर हो गए 40 मार्क्स। अब लास्ट का यूनिट बचता है। लास्ट यूनिट देखो, यूनिट 5 कितना प्यारा सा छोटू सा है, लेकिन यूनिट 6 देखो कितना खतरनाक सा है। नाम में भी डबल मतलब मल्टीपल इंटीग्रल बोला है, तो डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है। यहाँ अपनी हालत पतली होती है यार सिंगल इंटीग्रेशन में, तो ये डबल और ट्रिपल तो बहुत ही परेशान करेगा। आप में से बहुत लोगों ने, आपको जब बैक लगा था तो पता था कि यूनिट 6 का हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करा है, तो आपको पहले 3 यूनिट पे मतलब 3, 4, 5 पे तो खतरनाक फोकस करना है। जितना हो सके उतना कम से कम स्किपिंग वाला लेवल आप वहाँ पे रख दो, ताकि इसमें आप बड़े से बड़ी चीज़ें स्किप कर सकते हो। मैं बताता हूँ क्या सीक्वेंस से आपको जाना है। सबसे पहले तो आप लोग सीखोगे ये चीज़ करने से पहले कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन आने के बाद आप अटैक करोगे डबल इंटीग्रल वाले वीडियो के लिए। डबल इंटीग्रल ढंग से देख लो। पूरा कोर्स क्यूरेट इसीलिए किया था यार पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि आपको कम से कम परेशानी होना यार। ये देखो डबल इंटीग्रेशन के बाद इमीडिएटली आपको फाइंड आउट करना है एरिया वाले सम को, उसके बाद आपको करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन, उसके बाद आपको करना है वॉल्यूम। तो देखो अब ये जब कर रहे हो ना, ये आपको डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट फुल्ली करना पड़ेगा, एरिया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको फुल करना पड़ेगा। अब जहां पे ट्रिपल इंटीग्रेशन है आप पार्शियली करो। पार्शियली मतलब जो सम आपको सच्ची में बहुत ही ज्यादा टफ जा रहे हैं आप उसको फिलहाल बाजू में रख दो, नंबर्स लिख के बाजू में कर दो। उसके बाद वॉल्यूम में भी आपकी पार्शियलिटी आएगी, है ना, पार्शियल। अब इन दोनों में से किसी एक को जरूर पिक करो। आपको सीजी पसंद है सीजी लो, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एमआई पसंद है एमआई लो। दोनों में से कोई भी एक किया ना, दूसरा वैसे भी आ जाता है। क्या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का स्ट्रेटेजी है यार, तो इसमें से किसी भी एक को आप पिकअप कर सकते हो आपके हिसाब से। मैं इस यहाँ पे बस 5 नंबर लिख दूँ, ये भी आपको अगर समय मिला तो। एग्जाम वाइज पैटर्न देखोगे तो चेंज ऑफ ऑर्डर के साथ यहाँ पे डबल इंटीग्रल आया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज एरिया, तो यहाँ पे वॉल्यूम और यहाँ पे एमआई, तो यहाँ पे सीजी। अब कहने की बात ये है कि यहाँ पे एमसीक्यू भी पूछा गया है। देखो डबल इंटीग्रेशन पे 2 मार्क के लिए पूछा है और एरिया के ऊपर 1 मार्क के लिए पूछा है। तो अगर थीम देखो तो टोटल 18 मार्क है। चलो मैं बताता हूँ कि आपको समय नहीं मिला, आपको बहुत इंटीग्रेशन टफ जा रहा है, आपको इसकी वजह से पूरा M2 अगर डिफिकल्ट जा रहा है, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करता हूँ यार। यूनिट नंबर 6 को बस ऊपर से कीजिएगा। आपके टोटल 18 में से मैं बस यूनिट नंबर 6 को कितने कंसिडर करता हूँ कि आपको बस 10 ही मिलेंगे। अब 10 का मतलब भी कितना सही है, देखो ना सटीक है। 10 का मतलब आपने ढंग से भी अगर आप डबल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम कर लो ना, या फिर डबल इंटीग्रेशन के साथ MICG वाला कॉम्बिनेशन भी कर लो ना, तो भी आपका काम यहाँ पे बहुत आसान होता है। वैसे तो ना जब डबल इंटीग्रेशन सीख रहे होंगे ना, धीरे धीरे आपको आगे का ट्रिपल और वॉल्यूम की भी कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हो जाता है। इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो अगर टोटल कुल मिला के 50 सम होंगे ना, आप मत करो 50 सम। आपको 50 में से खुद से अगर 22-25 भी आ रहे ना तो भी अपने लिए इनफ है। वैसे भी अपन ने 18 में से कितने मार्क्स के लिए किया हुआ है इसको काम, हम लोगों ने 10 ही मार्क्स के लिए काम किया हुआ है। तो यूनिट 6 को एकदम एंड में आपको जब बहुत समय है तब आप करो, अदरवाइज आप पहले 3, 4, 5 पे पूरा फोकस करके कोई इन सेम के मार्क के ऊपर दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली आपके मार्क्स लेके आ सकते हो। तो देख भाई मैंने ओवरऑल आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से आपकी जो एग्जाम में लिखने की या फिर पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले 5 करो, फिर 4 करो, फिर 3 करो, एंड देन उसके बाद क्या करो, 6 करो। दिस इज हाउ
मेरा दिमाग मुझे कहता है कि ये आसान है भाई, 5वां यूनिट, चौथा यूनिट, तीसरा यूनिट, और एंड में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग 6 यूनिट करेंगे, जितना समय हम लोगों को मिलता है। भाई पहला ही पेपर है, डर लग सकता है, इसीलिए आपको मैं वार्न कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी करो। आपके पास बस 2 अटेम्प्ट्स है, आप अभी 15 मार्च को M2 का पेपर दे सकते हो, उसके बाद के सेमेस्टर में भी आपको एक M2 देने के लिए चांस है, अगर बैक लगा तो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बाद आपका ईयर डाउन हो सकता है। एक अकेला सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा ईयर ड्रॉप करा सकता है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस कि किस तरीके से ये है। तो भाई जितना हो सके उतना डिटेलिंग मैंने किया हुआ है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।